हाय स्टूडेंट्स, चलो तो आज से अपन एक सिंपल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। अपन ने किया था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर्स अपन देखा था ना, सेम है। इंस्टेड ऑफ शेयर्स वहाँ पे आपको अभी डिबेंचर्स का देखना है। तो एज फार एज अकाउंटिंग एंट्रीज एज कंसर्न देर आर नॉट मच डिफरेंस। हाँ, थोड़े कंडीशंस अलग है डिबेंचर्स के और शेयर होल्डर के, क्योंकि शेयर होल्डर जो है वो ओनर्स है कंपनी के एंड डिबेंचर होल्डर्स आर दी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो जो टर्म्स है इशू करने के उसमें फ़र्क है, बाकी अकाउंटिंग में मेजर डिफरेंस नहीं है। चलो, तो इतने सारे इसमें अपन पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। अगेन मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कवर करने वाला हूं। अभी आप बोलेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि एमसीक्यू में? नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं पूरे क्वेश्चंस भी कवर करने वाला हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। इंट्रोडक्शन। In addition to raising funds by issue of different kinds of shares, the company may supplement its capital by arranging money in the form of both short-term loans and borrowing. Short-term loans are carried out by promissory notes, bill of exchange, bank overdraft, cash credit, public deposit, whereas long-term borrowings includes loan by way of mortgage of property, term loan from financial institution, public deposit, and issue of debentures. तो ओनर्स कैपिटल में इक्विटी आएगा एंड ये बोरोड कैपिटल। अब इसका एडवांटेज क्या अपन ने एफएम में पढ़ा था, अगर आपका बोरोड कैपिटल बढ़ता है तो उसका जो इंटरेस्ट आप पे करते हो दैट हेल्प्स यू इन टैक्स प्लानिंग। इंटरेस्ट से आपके खर्चे बढ़ते हैं, आपका टैक्स लायबिलिटी कम होता है, इसलिए लोग डेट कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये अपन ने एफएसएम में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि डेट लीवरेज में पढ़ा है कि डेट कैपिटल का इम्पैक्ट क्या होता है, तो ये उसका एडवांटेज दिया है। तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे दिया फंड्स के दो टाइप से, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या क्या दिया है? प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये लिख के रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट, इसमें मॉर्गेज लोन, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड डिबेंचर्स। तो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पूरा डिबेंचर्स के बारे में। ये चैप्टर पूरा डील किससे करता है? डिबेंचर्स के बारे में, ठीक है। ये लिख के को रखना, पढ़ने के लिए काफ़ी आसान है। मैंने कहा ना, ये पढ़ना तो आप घर पे पढ़ लेंगे तो 50% चीज़ें समझ में आ जाएगी, पर एग्जाम में रिटेंशन कैसे करना है तो उसके लिए डायग्राम बना के वो रिटेन होगा कि इसमें ये आता है, इसमें ये आता है। It's not about only reading the material, you'll have to answer it in the exam. अगर इतना इजी होगा तो देखना 3 साल का रिजल्ट, सीएमए में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पास होने चाहिए थे, बट उल्टा हो रहा है ना, स्टूडेंट इतने पास नहीं हो रहे। इतना इजी लगने के बाद भी, इवन दो यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, 4 साल आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, सिलेबस सेम है, प्रॉब्लम कहाँ पे, जिस प्रकार का अपन एग्जाम दे रहे हैं ना वो पैटर्न अपने अलग है, वो है एमसीक्यू। हाँ, अगर न्यूमेरिकल वाला पैटर्न होता ना तो आप आराम से स्कोर पाते, क्योंकि आपको पता है, बट एमसीक्यू में थोड़ा दिक्कत जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यू योर मेमोरी प्लेज मेजर रोल। तो उसको मेमोराइज करने की आपको टेक्निक ढूंढने पड़ेंगे, और एक ही टेक्निक है डायग्राम्स। नेक्स्ट डिबेंचर्स। चलो अभी पढ़ते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है? बोरोड कैपिटल है। डिबेंचर आर पार्ट ऑफ लोन कैपिटल दैट कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट देयर ऑन वेदर इज अर्न प्रॉफिट और नॉट। ये उसका फीचर है, कंपनी को फायदा हो या नुकसान हो, क्योंकि डिबेंचर मोस्टली सिक्योर्ड रहते हैं, तो वी हैव टू पे इंटरेस्ट। अगर हमने पे नहीं किया सो दे हैव राइट टू सेल अवर एसेट एंड रिकवर द मनी। डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। यस, मतलब चार्ज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, मतलब अनसिक्योर्ड भी रहते हैं, बट मेजोरिटी वो सिक्योर्ड रहते हैं। चलो, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स में इतने सारे डायग्राम्स दिए, आउटलेट टाइप्स दी है। पहला है सिक्योर डिबेंचर्स। व्हाट इज सिक्योर डिबेंचर?
विच आर सिक्योर्ड अगेंस्ट सम एसेट, कंपनी का जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट उसका सिक्योरिटी दिया जाता है, फिर वो इशू किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को बोलते हैं नेकेड डिबेंचर्स, मतलब जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है। When डिबेंचर इशूड विदाउट एनी सिक्योरिटी दे आर कॉल्ड एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। काफ़ी सिंपल है। हाँ ना, बेरर का मतलब क्या है, ये शायद आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा रहेगा, जो 11-12 के डायरेक्टली उनके लिए बताता हूँ। इसलिए का बेरर चेक, बेरर चेक का इंपॉर्टेंस क्या बताओ, अगर आपको इतना तो समझ में होगा कि बेरर चेक होता क्या है सर, जिसके हाथ में चेक है वो साइन करके पैसा निकाल सकता है। तो दिस इज अगेन बेरर इंस्ट्रूमेंट वेयर होल्डर बिकम्स द ओनर, वेयर होल्डर बिकम्स द ओनर। These debentures are payable to bearer and transferable mere by delivery। ये वर्ड्स हाईलाइट करके रखना। इंटरेस्ट कूपन आर अटैच टू हिज इंडिविजुअल डिबेंचर्स, इंटरेस्ट के कूपन अटैच रहते हैं। द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑन सच डिबेंचर्स आर पेबल अपॉन प्रेजेंटेशन एंड डिलीवरी। यस, जो प्रेजेंट करेगा उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा और उसी को मैच्योरिटी का पैसा भी दिया जाएगा। देन रजिस्टर डिबेंचर मतलब जिसमें आपका नाम, इसलिए अकाउंट पे चेक। बताओ, ऊपर का था बेरर चेक, ये अकाउंट पे चेक, मतलब जिसका नाम लिखा है वही उस पैसे को इनकैश करता है, उसको ही इंटरेस्ट मिलेगा और रिडेम्पशन पैसा भी उसको ही मिलेगा, एकदम सेफ है। द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट पेड ओनली टू पर्सन हुज नेम इज रजिस्टर इन द डिबेंचर लेजर। सच डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल थ्रू अ ट्रांसफर डीड, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बेरर को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसके हाथ में वो ओनर बन जाता है, ये आपके नाम पे है, तो इफ आई डिसाइड आई कैन ट्रांसफर टू एनी पर्सन। देन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अपन ने पढ़ा था FSM में, मैंने आपको पढ़ाया था डाइल्यूटेड EPS, वैसा है। तो व्हाट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? डिबेंचर्स में भी कन्वर्ट इनटू प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी और सर्टेन स्पेसिफाइड डेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर। मतलब क्या है, अगर कंपनी चाहे तो उस डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो इक्विटी में भी हो सकते हैं या प्रेफरेंस में भी हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बट उसके लिए एग्रीमेंट होना चाहिए तो ही होगा। नॉन कन्वर्टेबल नहीं, उनको रिडीम करना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा, उनका कुछ नहीं होगा। रिडीमेबल मतलब क्या है, जिसका पैसा हम पर्टिकुलर पीरियड के बाद देते हैं उसको बोलते हैं रिडीमेबल। वेयर पेमेंट इज डन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, उसको बोलते हैं रिडीमेबल। इरिडीमेबल मतलब जो कंपनी के साथ लाइफ टाइम रहते हैं। सच डिबेंचर्स आर पेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ द कॉन्टिजेंसीज व्हेन कंपनी वाइंड्स अप द बिजनेस, या कंपनी डिसाइड टू रिडीम इटसेल्फ, देन ओनली सच डिबेंचर्स कैन बी रिडीम। फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, फर्स्ट मॉर्गेज का मतलब इनके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर पहला चार्ज इनका रहता है। सच डिबेंचर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी एज कंपेयर टू अदर डिबेंचर्स, मतलब जितने भी डिबेंचर्स है उसमें से पहले पैसा इनको दिया जाएगा। दे हैव द फर्स्ट चार्ज ओवर द अदर डिबेंचर्स ऑन दैट एसेट। सेकंड मॉर्गेज मतलब वही है, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर होने के बाद हम दूसरों को देंगे तो वो होगा सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स। तो ये डिफरेंट डिबेंचर के टाइप से, ये आपको अच्छे से लर्न करना, आई थिंक काफ़ी आसान है। इसका फटाफट आप चाहे तो एक डायग्राम बना के रखो, एंड क्या मैं आपको बना के दूँ डायग्राम? चलो, इफ़ यू विश आई विल मेक अ डायग्राम। ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाऊंगा, फटाफट बनाते हैं, लिखो फटाफट। इस डायग्राम में मैं आपको ऐसे कीवर्ड्स लिख के दे रहा हूँ जो आपको एग्जाम में लर्न करने हैं। इसमें आपके MCQ कवर हो जाएंगे, फिर आपको मेरे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरे साथ बनाओ या बाद में बनाओ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम दोस्तों, बट दोस्तों डायग्राम बनाना अति इम्पॉर्टेंट है। चलो, पहला कौन सा है? सिक्योर डिबेंचर्स।
अच्छा, इससे होता क्या है सर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड से? सिक्योर्ड अगर डिबेंचर्स है तो सपोज कंपनी वाइंड अप हो जाती है, कंपनी अगर वाइंड अप हो जाती है तो इनको पहले पैसा देना ही पड़ेगा, बाद में सबको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपके डिबेंचर अनसिक्योर्ड है तो फिर आप क्रेडिटर के कैटेगरी में आओगे। तो वाइंडिंग अप में जो कंपनी एक्ट में जो स्टेप्स दिए कि पहले इसको पैसा देना है, पहले स्टैट्यूटरी पेमेंट, आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे वाइंडिंग अप में पैसे कैसे देना है, तो या किसी और लॉ में रहेगा, आई थिंक मोस्टली कंपनी लॉ में रहेगा वाइंडिंग अप का प्रोसीजर। आई डोंट नो कहाँ पे आपको, क्योंकि आपको लॉ बहुत सारा है, तो आई डोंट नो कौन से चैप्टर में है। बट जो वाइंडिंग अप होगा तो इनको अनसिक्योर्ड है तो फिर वो दे विल बी ट्रीटेड विद एट पार विद क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स का जब पेमेंट होगा तब उनको दिया जाएगा, बस दैट इज द डिफरेंस। मतलब अनसिक्योर्ड को पैसा नहीं बचेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, ये हो सकता है, सिक्योर्ड को वैसा नहीं होगा। मतलब इसका डिफरेंस कब समझता है? वाइंडिंग अप में समझता है। Holder gets interest and redemption amount. रजिस्टर में द पर्सन हुज नेम इज अपीयर्ड वो है, तो जिसका नाम है उसको ही मिलेगा। नेक्स्ट लिखो कन्वर्टेबल एंड नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टेबल। बैठेगा यहाँ पे, ठीक है, जगह नहीं तो नीचे लिखो आप, देखो मैं नीचे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब आपको दिखने के लिए एक ही पेज पे आ जाएगा। ऊपर 4 नीचे 4। चलो लिखो कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। चलो तो ये आप लिख देना, इसके छोटे छोटे फीचर्स खत्म। तो इतने सारे टाइप्स अपन ने बना दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी डिबेंचर्स कैसे इशू करते हैं, जैसे अपन ने शेयर्स में पढ़ा था पार प्रीमियम डिस्काउंट, यहाँ पे भी सेम ही है, खाली शेयर्स के वर्ड को आपको रिप्लेस करना है डिबेंचर्स में, बाकी अकाउंटिंग इसका बहुत आसान है, ठीक है। चलो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये एमसीक्यू में आ सकता है सेक्शन। कंपनी कैन इशू डिबेंचर, हाँ तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिबेंचर जो इशू करते हैं वो कौन से सेक्शन के तहत करते हैं। 71 A company can issue debenture. Application for debenture are invited from the public through prospectus, and application are asked to pay application money along with the
एप्लीकेशन द कंपनी में आस्क फॉर द पेमेंट ऑफ होल अमाउंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन और इंस्टॉलमेंट, मतलब पूरा पैसा भी एक साथ ले सकते हैं या इंस्टॉलमेंट भी ले सकते हैं। बट अभी का लेटेस्ट ट्रेंड अगर आप देखेंगे, इवन शेयर्स भी लिस्टेड कंपनी पूरा ही पैसा लेती है विद प्रीमियम। इंस्टॉलमेंट सिस्टम मोस्टली प्राइवेट कंपनी में चल सकता है, हाँ जितना मैंने देखा है प्राइवेट कंपनी में ऐसा होता है, बट जो लिस्टेड कंपनी है बड़े बड़े, दे नीड मनी फॉर एक्सपांशन, दो दे टेक एंटायर मनी। आप देखना जितनी भी आईपीओ आते हैं दे टेक फुल मनी अलॉन्ग विथ प्रीमियम। चलो तो डायग्राम दिया है, आइए पढ़ते हैं। पहला है फॉर कैश, फॉर कैश में 3 है, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ये आपको पता है। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ाया था। अब मैंने 700 करोड़ का एसेट लिया है, अब मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, तो अभी मैं डिबेंचर्स दे सकता हूँ, शेयर्स दे सकता हूँ। तो ये एसेट के अगेंस्ट अपने डिबेंचर्स इशू किए है, क्योंकि उनको देने के लिए इतना पैसा नहीं है। एंड एज अ सिक्योरिटी है ना, हमने एज अ सिक्योरिटी डिबेंचर्स दिए हैं, ठीक है। देखो परचेस ऑफ एसेट, परचेस ऑफ बिजनेस, मैं आपका बिजनेस खरीद रहा हूँ तो मैंने आपको डिबेंचर्स दिए हैं, एंड एज अ सिक्योरिटी पे मैं किसी को डिबेंचर्स दे सकता हूँ। कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, देखो पहला इश्यू ऑफ स्पेशल डिबेंचर्स इश्यूड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। A company can issue partly fully convertible debentures by passing special resolution at general body meeting, ठीक है। तो ये आपको पहले लर्न करना है, पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एट जनरल बॉडी मीटिंग। नो कंपनी कैन इशू डिबेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स, ये आपको पता ही है। सिक्योर डिबेंचर्स में भी इशूड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है ना। हाँ अभी डिबेंचर जो होते हैं वो 10 साल के बाद रिडीमेबल होते हैं। अभी एक साथ इतना पैसा कंपनी कहाँ से लाएगी, या लाएगी तो भाई उस साल के कैश फ्लो पे एकदम बर्डन आ जाएगा, इसलिए हर साल आपको एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। सो विल पुट मनी इन दैट, मतलब एवरी ईयर विल ट्रांसफर मनी टू दैट फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, एंड उतना सिमिलर अमाउंट अपन इन्वेस्ट भी करते हैं। अगर आपने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का ग्रेजुएशन में अकाउंटिंग किया है, सिंकिंग फंड करके होता है, अगर आपको याद है तो ये जो रिजर्व क्रिएट किया है ना, ये रिजर्व आप उसको इन्वेस्ट भी करके रख सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ 10th ईयर ये रिजर्व में से अपन जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट अपन बेच देंगे, एंड उसमें से इमीडिएटली धड़ाधड़ क्या कर देंगे, डिबेंचर का रिडेम्पशन कर देंगे, इतने सारे पैसे का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दिस इज द पर्पज, क्रिएशन यूटिलाइजेशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अ कंपनी शैल क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड अमाउंट क्रेडिटेड सच अकाउंट शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। नाउ डिबेंचर ट्रस्टी, हाँ डिबेंचर ट्रस्टी मतलब ये जो सब प्रोसीजर चल रहा है ये आप और मैं तो सर्वसाधारण इन्वेस्टर है, अपना कोई तो भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तो वो होते हैं डिबेंचर ट्रस्टी। वो देखते हैं कि कंपनी सब बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सभी कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कंपनी कैन इशू पर्टिकुलर इशू प्रोस्पेक्टस और मेक ऑफर और इन्विटेशन टू मोर देन 500 पर्सन फॉर सब्सक्राइबिंग टू डिबेंचर अनलेस कंपनी हैज बिफोर पासिंग सच प्रोस्पेक्टस अपॉइंटेड वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी। क्यों चाहिए, मैंने पहले आपको बता दिया कि ये जो अपन पढ़ रहे हैं सर, सुनो एज इन्वेस्टर आप और मैं डिबेंचर परचेस कर सकते हैं, बट डू वी हैव टाइम टू चेक ऑल दिस थिंग्स, प्रैक्टिकली नो। जैसे शेयर्स के लिए अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वैसे यहाँ पे अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रस्टी होते हैं। वो देखते हैं कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, फिर कंपनी एक्ट की हो या कंपनी जो भी कमिटमेंट्स की है वो कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। सो दिस इज लाइक इनडायरेक्टली टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। A debenture trustee shall take steps to protect the interest of the debenture holder and redress the grievance in accordance with the rules as may be prescribed. चलो सो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एट जनरल बॉडी मीटिंग, पहला
वोटिंग राइट्स। Issue according to terms and conditions. बट डिबेंचर ट्रस्टी कब बढ़ेंगे? अगर कंपनी एप्लीकेशन मोर देन 500 से ज़्यादा देने वाली तो। एंड क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसका यूज़ मैंने आपको बताया क्या, उतना कंपनी रिजर्व क्रिएट करती है, कभी कभी उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करती है 10 साल तक, एंड 10 साल के बाद फिर या जैसे रिडीम करना है पार्ट में अगर रिडीमेबल है तो उतना पैसा विड्रॉ करके वहाँ से पैसा दे दे, ताकि डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे और उनको टाइमली अपन कमिटमेंट फुलफिल कर पाए। ठीक है, सिंपल। सो ये पॉइंट्स आपको लर्न करना है एमसीक्यू के लिए। तो जितने चार्ट्स बनाएंगे दोस्तों आपका स्कोर बढ़ेगा। ये पढ़ने को आपको बहुत आसान लगता रहेगा, आप एक बार रिजल्ट देखना कि सीएमए में कितने बच्चों को रैंक आया, इवन तो आप अकाउंट 4 साल से पढ़ रहे हो, मैंने आपको रीज़न आज बता दिया है। तो बी केयरफुल, उसके वर्डिंग में जा रहे बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत आसान है, बीकॉम में पढ़ा है, कैजुअल मत रहो, डायग्राम्स बनाओ। इसलिए देखो मैंने एफएसएम में बहुत सारे डायग्राम बना के दिए हैं और इसमें भी बहुत सारे डायग्राम्स बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम डायग्राम बना के दे दूँ। हाँ, अभी जो मेरे साथ नहीं लिख रहे, जो आलसी पर कर रहे, उनको एग्जाम में मेरी याद आएगी और रिजल्ट में तो बहुत ज़्यादा आएगी। डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर्स। चलो, डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी, दिस इज ओनर्स कैपिटल, बहुत सिंपल है। स्टेटस, ये क्रेडिटर है, ये ओनर है। इनकम, इनको इंटरेस्ट मिलता है, इनको डिविडेंड मिलता है, सबको पता है। चार्जेस एप्रोप्रिएशन, हाँ ये जो अपन ने अभी कहा था ना, याद है कि अपन ने एफएसएम में किया था कि जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज अ एक्सपेंडिचर, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट पेबल इफ देयर इज नो प्रॉफिट। ये कंपल्सरी देना ही पड़ेगा, ये कंपल्सरी नहीं है। वोटिंग राइट, नो वोटिंग राइट्स, एंजॉय वोटिंग राइट्स। डिस्काउंट, नो रिस्ट्रिक्शंस, सेक्शन 53 में रिस्ट्रिक्शंस है डिस्काउंट इशू करने के लिए, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब उसके लिए कंडीशंस है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स या रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी, ये कन्वर्टेबल है। इक्विटी कैन नॉट बी कन्वर्ट टू डिबेंचर्स, सिंपल, ये आपने पढ़ा है, ये 11-12 या FY से आपने पढ़ा रहेगा। हाँ, तो ये आपने छोड़ दिया तो मेरे को अड़चन नहीं, क्योंकि ये आपको आ जाएगा। चलो अभी जनरेटर देखेंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, कैश में पार प्रीमियम डिस्काउंट। दोस्तों शेयर कैपिटल के इंटरेस्ट याद करो, जहाँ पे शेयर लिखा है वहाँ पे डिबेंचर लिखना है, कुछ भी फर्क नहीं है। डिबेंचर्स में भी इशूड एट पार प्रीमियम और डिस्काउंट, वे डिबेंचर इशूड फॉर कैश, एंटायर इश्यू प्राइस में भी रिसीव्ड एप्लीकेशन इटसेल्फ, और द अमाउंट में पहले इंस्टॉलमेंट। हाँ, वो पैसा कैसे लेना आपके ऊपर है, पूरा एक साथ लो, इंस्टॉलमेंट में लो, कॉल मनी जैसा चलेगा, बट मैंने प्रैक्टिकली कहा है। आप टीवी देखना, जितने भी ऐप होते हैं सब आते हैं, पूरा ऑनलाइन ही होता है, डायरेक्ट होता है पूरा पैसा। चलो पहला, तो पहला जो है वो है लमसम का है। When the full issue price is payable in lump sum along with the application, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इश्यू ऑफ शेयर्स में जहाँ पे शेयर लिखा है वहाँ पे डिबेंचर लिखना है। बैंक रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड शेयर एप्लीकेशन इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसलिए उसको, तो जिस बंदे ने पैसा दिया अपन ने उसको क्रेडिट किया है। बैंक रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। जब अलॉटमेंट होगा तो ये पैसा कहाँ पे जाएगा, डिबेंचर्स में शिफ्ट होगा, तो इस पैसे को अपन ने डिबेंचर में शिफ्ट कर दिया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। मतलब ये दोनों अल्टीमेटली कट हो जाएंगे, एंड एंट्री क्या बचेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, जो नॉर्मल एंट्री है। सेम लॉजिक शेयर्स में मैंने आपको बताया, ये अकाउंटिंग में कुछ भी नया नहीं है, अपन ने जो शेयर्स में पढ़ा है ना वहाँ पे वर्ड डिबेंचर डालना है। एंड इंस्टॉलमेंट में है तो कुछ नहीं, एप्लीकेशन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन वर्ड था, फर्क इतना ही है। इसको पहले हटा देता हूँ। हाँ, जब भी लमसम में रहेगा तो एप्लीकेशन कम अलॉटमेंट मनी आएगा, एंड जब इंस्टॉलमेंट रहेगा तो पहला मनी खाली एप्लीकेशन का आएगा। बैंक टू शेयर डिबेंचर एप्लीकेशन
डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स, जब कंपनियों को अलॉट कर देगी वो, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, बोलो शेयर्स पे अपन ने क्या किया था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। जब पैसा मिलेगा तो वहाँ पे था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। मेकिंग कॉल, वहाँ पे अपन ने क्या एंट्री किया था, शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। जो कॉल मनी आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, वहाँ पे था टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पे है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल्स। तो यहाँ तक आप एंट्रीज देख लो एक बार, स्पेशली जो लोग नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है शेयर्स के एंट्री, और ये सेम है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए काफ़ी आसान है। अगेन जो कॉमर्स स्टूडेंट है, ये आपने चैप्टर मेरे वीडियो नहीं देखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व करो, ये सब आपको ऑलरेडी हो चुका है, इट्स वेरी इजी, कुछ भी नया नहीं है। यस, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में चैप्टर पढ़ा है उनके लिए बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन पढ़ा है हम भूल गए तो वापस देखो, आप डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो सीए में ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे 2-4 चैप्टर ग्रेजुएशन में जिनके हुए हैं दे कैन डायरेक्टली सॉल्व एमसीक्यू। उतना टाइम, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, 22 चैप्टर है, तो 2-4 चैप्टर में अपने को मैं आपको लीवरेज दे सकता हूँ, आप डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, कोई अड़चन नहीं, बीकॉम के बेसिस पे हो जाएगा, क्योंकि उसी लेवल का दिया है, तो कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ये सिलेबस डिज़ाइन करते समय नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी कंसिडर किया गया है। एंड मैंने आपको कहा कि आपको अकाउंट्स का टच एंड गो, आपको अकाउंटेंट नहीं बनना है, वो तो मेरे को बनना है। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको बस नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी में सब कामकाज बराबर चल रहा है कि नहीं, उस हिसाब से दिया। इट इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेटिव पर्पज। और सब्सक्रिप्शन क्या है, जैसे अपन ने शेयर्स में पढ़ा था कि हमने 2 लाख एप्लीकेशन इशू किए थे, रिस्पॉन्स 3 लाख एप्लीकेशन का मिला है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है उसको बोलते हैं और सब्सक्रिप्शन। The excess application money may be retained for adjustment towards allotment and particular cost to similar to share application money. Yes. हाँ, तो बताओ एक्सेस मनी का क्या क्या होता है, अपन ने शेयर्स में क्या पढ़ा था। एक्सेस मनी अगर प्रो रेटा अलॉटमेंट है तो अपन उसको एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट भी मान सकते हैं, और कभी कभी पैसा रिफंड भी कर सकती है। तो जब भी और सब्सक्रिप्शन होता है दो 3 पार्ट होंगे, एक पैसा एप्लीकेशन में जाएगा, दूसरा एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट भी होता है, या फिर कंपनी उसको रिफंड कर देती है ना। ये अपन ने देखा है, ये डायग्राम मत लिखो, ये अपन ने शेयर्स पे आपको मैंने डायग्राम बना के दिया है, बस मैं छोटे छोटे चीज़ें रिपीट नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ, या जो 11-12 के बाद डायरेक्टली इस कोर्स में आए हैं एंड जिन्होंने ग्रेजुएशन में चैप्टर नहीं पढ़ा उनके लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बट मनी रिसीव फ्रॉम अप्लीकेंट टू हुम नो डिबेंचर्स हैज बीन अलॉटेड। अच्छा, हमने आपको डिबेंचर अलॉट ही नहीं किया तो रिफंड। अच्छा, ये उल्टा एंट्री, पैसा आने का एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, जाने का डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बार पढ़ लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ABC Limited made an issue of 50,000 12% debentures of 100 each, payable as follow: 25 rupees on application, 50 rupees on allotment, rupees 25 on first and final call. The application was received for 52,000 debentures. Director allotted 50,000 debentures, reject किया तो refund होगा 2,000 debentures. The application money received for 2,000 rejected, debentures were fully refunded. All calls were made and money were duly received, मतलब कोई एरियर्स नहीं है। What are the journal entries? ठीक है। Now अभी एट 100 बोला, मतलब एट पार है, तो शेयर्स का फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, तीन पार्ट में पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। एप्लीकेशन से कितना दे रहे हैं, 25, 50, 25। ये एक डायग्राम अपने को रिक्वायर्ड है। दूसरा, जो एप्लीकेशन अपने को
रिसीव्ड हुआ है वो 52,000 हुआ है ना। एंड ये जो 52,000 हुआ है उसमें से अलॉटेड जो है उस पर एक मिनट, हाँ बराबर 50,000 में अलॉटमेंट 50,000 का हुआ है एंड रिफंड 2,000 का हुआ है। तो ये बेसिक जानकारी अगर आपके पास रेडी रहेगी तो एंट्रीज सॉल्व प्रिपेयर करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स है आप चाहे तो लिख लो, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट प्लीज़ लिखो, या जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो भी लिखो। जिन लोगों ने पढ़ा है आपकी मर्जी, बिकॉज आई नो दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू, सो इट्स योर चॉइस। मैं आपको इसमें फोर्स नहीं करूँगा, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, ठीक है। चलो बताओ पहले एंट्री क्या होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 25 रुपीज इंटू 52,000। ये पहला एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000, 25 इंटू 52,000, 13 लाख रुपए मिला है। अब इस 13 लाख में से 2,000 एप्लीकेशन अपन ने रिफंड किए। अब इसको अपने को कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 25 इंटू 52,000। उसमें से डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा, जितने ओरिजिनल अपन ने इशू किए थे, एंड रिफंड में कितना जाएगा, 2,000 जो एक्स्ट्रा आए थे, तो वहाँ पे लिख दो ये। तो 25 इंटू 52,000 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स 12,50,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर ट्रांसफर टू डिबेंचर्स एंड एक्सेस अमाउंट रिफंडेड, एंड एक्सेस अमाउंट रिफंडेड। ठीक। तीसरा अभी कौन सा होगा, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का कितना पैसा है, 50 रुपया इंटू कितने नंबर ऑफ शेयर है, 50,000। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 25,000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 25 लाख, सॉरी। सो 50,000 इंटू 50, 25 लाख, ये पूरा पैसा है। सिमिलरली अगले दो एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू एंड रिसीव्ड, खत्म, क्वेश्चन ओवर। देख लो, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। अपन ने इश्यू ऑफ शेयर्स में किया था ना, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, बस वही है, जहाँ पे शेयर है वहाँ पे डिबेंचर वर्ड यूज करना है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, टर्म्स एंड कंडीशंस लॉ के जो प्रोविजन है वो अलग है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज सेम। बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर दिखेगा और कैश में 50 लाख रुपए दिखेगा जो अपने को मिला है बैंक में, खत्म। चलो ना प्रीमियम, ना बताओ मेरे को, अपन ने इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम किया था। तो जब इश्यू ऑफ शेयर्स एट अपन ने प्रीमियम किया था, बराबर है कि नहीं, जब इश्यू ऑफ शेयर्स एट अपन ने प्रीमियम किया था तो बताओ अपन ने शेयर प्रीमियम को क्रेडिट किया था, क्या किया था, क्रेडिट। तो यहाँ पे भी वही होगा, तो ये प्रीमियम अकाउंट क्या होगा, जहाँ पे भी रहेगा वो क्रेडिट होगा, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी एंट्रीज सेम रहेंगे, बाकी एंट्रीज क्या रहेंगे, सेम। चलो, Z Limited issued 2,500 10% debentures of 100 each at a premium of 10% payable, 20 on application, 50 on allotment including premium, and balance on first and final call. The public applied for 3,500 debentures. Applicant for 2250 debentures were accepted in full. The applicant for 500 were allotted 250 debentures. And the remaining applicants were rejected and all money was duly received. All money was duly received.
ठीक है। चलो तो अभी पहले देखो, पहले फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम 10% है, तो पहला अपन ने टेबल बनाना पड़ेगा। फेस वैल्यू 100 प्लस प्रीमियम 10, टोटल 110 हो गया। एप्लीकेशन पे 20 है, अलॉटमेंट 50, इसमें 2 पार्ट, प्रीमियम का पैसा 10 है एंड जो नेट अलॉटमेंट का बचेगा बैलेंस वो 40 है। देन एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कंबाइन है, $50, $70, $40। पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,500 डिबेंचर, अभी इशू किया था 2,500, मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन है एंड एप्लीकेशन मिले 3,500। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एप्लीकेशन रिसीव्ड 3,500। चलो उसमें से क्या होगा, डिबेंचर्स को कितने जाएंगे या अलॉटमेंट कितने का होगा? अलॉटमेंट तो 2,500 का ही होगा क्योंकि अपन ने इशू ही 2,500 किए थे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी जो ऊपर के 1,000 है उनका देखो क्या किया है। पब्लिक अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन फॉर 2250 डिबेंचर एक्सेप्टेड इन फुल, एप्लीकेंट फॉर 500 वेयर अलॉटेड टू 50 डिबेंचर्स, रिमेनिंग एप्लीकेशन मनी वॉज रिजेक्टेड। अभी ये क्या समझ लो आप, मतलब ये अभी देखो ये जो अलॉटमेंट हुआ है ना वो कैसे हुआ है, देखो जिन्होंने अप्लाई किया था 2,250 को, इनको अलॉट किया है 2,250 एंड जिन्होंने 500 के लिए अप्लाई किया था उनको अलॉट किया है 250। तो ऐसे बनाइए 2,500। तो ये डायग्राम जो है ना ये ऐसे बनाता हूँ मैं, हाँ। मतलब अपने पास जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो है 250, है ना। कितना एक्स्ट्रा मनी है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी 250 का है, समझेगा आपको कैसे निकाला वो। सो ये 2,500 का ने आपको ब्रेकअप बताया कि जिन लोगों ने 2,250 के लिए अप्लाई किया था हमने उनको पूरा 2,250 का अलॉटमेंट किया है। जिन लोगों ने 500 के लिए अलॉट किया था हमने उनको 250 का अलॉटमेंट किया है। तो ऐसे टोटल हो गया ये, ठीक है। अभी आगे क्या बोला है, द रिमेनिंग एप्लीकेंट वर रिजेक्टेड। अभी देखो अभी बताओ रिजेक्टेड कितने लिखोगे आप? $750। क्यों? रिमेनिंग बोला है ना, तो 2,750 छोड़ के जो बाकी के हैं वो उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया। तो ये 250 का क्या होगा सर एक्स्ट्रा, वो अपन अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, करें ना। तो मैं लिख के रख रहा हूं, आप बताओ सही है क्या गलत है? एडजस्ट अगेंस्ट ये 250 का अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, ऐसा मतलब है। या आप देखो आपके हिसाब से क्या, मैंने आपको हिंट दिया है, या पूरा 1,000 रिफंड कर देंगे, रिमेनिंग बोला है ना। तो मैंने अंदर से क्या लिया, रिमेनिंग मतलब ये 2,750 छोड़ के 35 में से 2,750 में निकाल दिए, तो 750 को तो रिफंड ही करेंगे। और ये जो 250 है लॉजिकली इनको हमने ऑलरेडी शेयर्स अलॉट किए हैं, तो आगे के जो कॉल है उसमें हम 250 का पैसा एडजस्ट करेंगे, या यहाँ पे रिजेक्टेड 1,000 लिख देंगे, ये आपको देखना है। तो ये करेक्ट है कि नहीं आप मेरे को बताओगे। मैं अभी जो लिखा है आई एम नॉट श्योर करेक्ट और नॉट, यू हैव टू टेल मी कि वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। लिख लो आप आपके नोटबुक में, दोनों लिख लो, थोड़ा सोचो एंड फाइनली योर आंसर। तो इश्यू ऑफ शेयर्स हो डिबेंचर्स हो, ये एक बार टेबल बन गया ना फिर सॉल्विंग काफ़ी ईजी है। जनरेटर्स तो स्टैटिक रहती है,
चलो देखो करके। चलो लिख लो। चलो तो पहले एंट्री क्या होगा बताओ अभी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना मिलेगा अभी? 3,500 का पैसा मिला है, एक में 20 रुपया है, 3,500 इंटू 20, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अभी सेकेंड एंट्री क्या होगा? इसको क्लोज करने के लिए होगा, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 70,000 टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट में कितने जाएंगे? जितने आपने इशू किए उतने ही। कितने इशू किए? 2,500 अपन ने इशू किए हैं, एक शेयर का, एक डिबेंचर का 20 रुपये लिया है, तो उतने ही जाएंगे ना। तो 2,500 इंटू 20, 50,000 उसमें जाएंगे। देन टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एडवांस आप बोल सकते हैं, एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट 250 इंटू 20, 5,000, एंड जो एक्स्ट्रा है उसको अपन ने रिफंड कर दिया। कितने एक्स्ट्रा थे? 750 इंटू 20, 15,000। तो ये एंट्री अगर आपको समझ में आ गया तो मज़ा आ गया। तो ये थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था। दिस इज प्रोरेटा अलॉटमेंट, करेक्ट ना? तो पूरे 1,000 रिफंड नहीं किया है, रिमेनिंग बोला है, मतलब जो 750 वो रिफंड कर दिया है, एंड बाकी के जो 250 है हमने उनको डिबेंचर अलॉट किए ही है ना। तो आगे उनसे जब कॉल मनी लेंगे, अलॉटमेंट मनी, तब ये इतना कम लेंगे। तो अभी जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा इतना पैसा कम मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको सबको ध्यान में रखना है। हो गया? चलो नेक्स्ट एंट्री। अभी अलॉटमेंट का एंट्री अपन वहां पे क्या करते थे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी यहाँ पे अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम इज ऑलवेज क्रिएटेड। दो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू। एक काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा मैं जगह लिखता हूँ, मतलब अभी सब इसके बाद 2,500 का ही आएगा, 2,500 इंटू 50 टू डिबेंचर अकाउंट 2,500 इंटू 40 टू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट 2,500 इंटू 10 टू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट 2,500 इंटू 10। तो ये नए एंट्रीज, नए मतलब कुछ नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने आपको एक लाइन में न्यूमेरिकल समझा दिए।
जहाँ पे वर्ड शेयर था वहाँ पे डिबेंचर करो, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम ही है। ये 1,25,000 होगा, ये 1 लाख होगा, और ये कितना होगा 25,000। अभी ये मिलते समय इतना कम मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी अपन ने 1,25 में से 5 को क्रेडिट हम कर चुके हैं। सो अभी एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 1,20,000, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड एडवांस एडजस्टेड। क्या होगा स्पेशल नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड एडवांस एडजस्टेड। चलो आगे, नाउ क्या है, अभी फाइनल कॉल का एंट्री होगा, कोई इसमें एरियर्स नहीं है, 40 रुपए से होगा। सो क्या एंट्री होगा बताओ, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट $2,500 इंटू 40 टू डिबेंचर अकाउंट, and bank account debit to debenture final call account $1 lakh। ठीक है, चलो दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। नाउ अभी इश्यू डिबेंचर डिस्काउंट, अभी थ्योरी क्या पढ़ेंगे, खाली डिस्काउंट डेबिट होगा, बाकी तो ठीक है। चलो, इफ डिबेंचर आर इशूड एट अ प्राइस लोअर देन नॉमिनल वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू, द डिबेंचर आर सेड टू बी इशूड एट डिस्काउंट, द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड इशू प्राइस इज रिगार्डेड एज अ डिस्काउंट। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं। Such a discount on issue of debentures may be either written off against revenue profit or capital profit of the company. Where debentures are issued at a discount, the debenture account should be created with the nominal value of debentures and the discount allowed on issue of debentures. It is being a capital loss should be treated as discount on issue of debenture। हाँ, ये important है, इसको capital loss मानेंगे। हाँ, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, MCQ हाईलाइट करो, हाईलाइट करो। जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है ऊपर, और ये ऊपर का तो इजी है, ये देखो, तो ये जो डिस्काउंट होता है ये लॉन्ग टर्म पीरियड का है ना, डिबेंचर्स आर ड्यूरेबल फॉर 10 ईयर्स, तो ये कैपिटल लॉस माना जाता है। क्या माना जाता है, कैपिटल लॉस। एंड क्या बोला है, इट में बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटल प्रॉफिट। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डिस्काउंट किसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जाता है, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट मतलब सेल ऑफ एसेट, तो डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट से। क्यों डेबिट होगा, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए उसको डेबिट किया जाता है।
बाकी इंटरेस्ट सेम ही है। Z Limited issued 5,000 14% debenture of 100 each at a discount of 5%. The discount being adjustable on allotment. ठीक है, ओके। तो मतलब 95 में इशू किया और डिस्काउंट कहाँ पे होगा? एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट 25, फाइनल कॉल 50। अभी देखो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है आपका, आई होप नहीं होगा। डिबेंचर का जो फेस वैल्यू वो 100 रुपीज़ है, 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी। एप्लीकेशन 20 है, कॉल 50 है, कितना हो गया? 70 हो गया। अभी अलॉटमेंट 25 लिखा है, मतलब 25 में नहीं हुआ है क्योंकि टोटल 100 होना चाहिए ना, तो एक्चुअली ये 30 रुपया है, जिसमें डिस्काउंट का अमाउंट 5 रुपया होगा एंड नेट अलॉटमेंट का अकाउंट 25 होगा। बस इतना टेबल अगर अपन ने संभल के बना के लिया तो बाकी अकाउंटिंग काफ़ी इजी है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 25 लिखते हैं, 25 लिखेंगे टोटल 95 होगा एंड फिर तो ये टोटल यहाँ पे 95 हो जाता है, लेकिन फिर 5 रुपये डिस्काउंट जो है वो अगेन 25 में लोग 5 रुपये डिस्काउंट दे देते हैं। समझ में आएगा? तो पैसा मिलते समय 90 ही मिलता है, 2 बार गलती से डिस्काउंट लग जाता है, स्टूडेंट को रियलाइज ही नहीं होता है। जब मैं ग्रेजुएशन में बच्चों को अकाउंट्स पढ़ाता था तो आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। उनको दिमाग में कौन से पता रहता है, बट लिखने की गलती हो जाती है, उससे अकाउंटिंग में ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। तो ये 25 मिला है आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 5, तो देखा जाए तो टोटल ये 30 रुपया है, जिसमें 5 रुपये डिस्काउंट एंड 25 रुपये अपने को हाथ में आया है। तो ये टेबल एक बार बन गया तो बाकी तो आपके लिए आप चैंपियन हो। ओके, तो ये हो गया काम। आगे, the debentures are fully subscribed and money were duly accounted. Show the cash book and journal entries and balance sheet. अभी देखो शो कैश बुक बोला है, मतलब ये जो जर्नल एंट्रीज आएंगे इसमें कैश के एंट्री नहीं आएंगे, जैसे अपने शेयर्स में किया था वो कैश बुक में आएगा। ओके ना, तो मैं आपको पूरे एंट्रीज करके दिखाता हूँ। देखो ये कैश बुक दिखा है एंड यहाँ पे उतनी सी एंट्री है जहाँ पे कैश नहीं है, तो मैं आपको पूरे एंट्री करके दिखाता हूँ, मतलब सभी तरह से आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो हियर आई एम डूइंग ऑल द एंट्रीज एंड वहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से है। तो पहला आपका एंट्री क्या होगा? नॉर्मल बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। $5,000 into 20, ये 1 लाख रुपए आएगा। दूसरा एंट्री क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 1 लाख। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अभी यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नहीं दिखेगा क्योंकि उन्होंने कैश बुक बोला है, तो देखो इसके डेबिट में 1 लाख रुपए दिखेगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये 1 लाख रुपए आ गया एंड जर्नल एंट्री में खाली इतना ही दिखेगा। अच्छा, इन्होंने कंबाइन किया, मैं अलग अलग कर रहा हूँ। ये 1 लाख आ गया, देखो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अलॉटमेंट, उन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइन किया, मैं अलग अलग कर रहा हूँ। अपन ने 1-1 लाख का किया ना, ये आ गया, ये 1 लाख आ गया। सेकंड अलॉटमेंट का एंट्री, चलो डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट होगा नॉमिनल अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। तो ये अपन ने ऊपर वर्किंग करके रखा है। अलॉटमेंट का 25, डिस्काउंट का 5, एप्लीकेशन 5000, तो 5000 इंटू 25, 5000 इंटू 5, 5000 इंटू 30, तो ये 1,25,000, ये 25,000, ये 1.5 लाख।
ये 1.5 लाख। फिर एंट्री क्या होगा नेक्स्ट, 4th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,25,000। तो ये डिस्काउंट यहाँ पे क्या हो गया, बराबर डेबिट हो गया, बस उतना ही चेंज है। ठीक है, तो इसमें देखो अभी ये बैंक का एंट्री नहीं, बाकी दिखेगा, तो बैंक डेबिट 1,25 होगा। चलो देखो ये आ गया 1,25, और ये कंबाइन एंट्री जरूर नहीं किया ना, डिस्काउंट का और ये टोटल 2.5 लाख का, ये मैंने अलग अलग किया है, यहाँ पे कंबाइन एंट्री दिया है, बट मैंने आपको अलग अलग लिख के दिया है, तो यही प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे किया है। तो दीज आर द 4 एंट्रीज, आप चाहे तो लिख के रखना। हो गया, चलो आगे। अभी फाइनल कॉल का 50,000 का एंट्री क्या होगा, ये 5,000 इंटू 50, 2.5 लाख रुपए आएगा बस, और ये यहाँ पे 2.5 लाख का एंट्री होगा, खत्म। एंड बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा 5 लाख। देखो ये डिस्काउंट एसेट में आएगा और बैंक में 475 आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कहाँ पे आता है, वो एसेट साइड पे आता है। तो यहाँ पे 5 लाख आएगा डिबेंचर्स, बैंक में 475 आएगा और डिस्काउंट 25,000 यहाँ पे आएगा। तो ये अच्छे से लर्न करना है, इसको अब जरा अच्छे से लर्न करना। इधर IM पे लिख के रखना। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग कहाँ पे आप करोगे, तो 25,000 रुपये अपन यहाँ पे डेबिट कर देंगे उसको। ये आएगा नोट्स टू द अकाउंट्स में, ये आएगा कहाँ पे आएगा, नोट्स टू द अकाउंट्स में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अपन ने इस सेशन में क्या क्या पढ़ा है बताओ। अपन ने डिबेंचर्स के टाइप्स देखे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, देन उसके कंडीशंस देखे, बेसिक कंडीशंस थे, रेजोल्यूशन 5 कंडीशन ध्यान में रखना। फिर इश्यू ऑफ पार में एंट्रीज क्या होते हैं, इश्यू ऑफ डिस्काउंट में एंट्री क्या होता है, डिस्काउंट का ध्यान में रखना क्या करना है। और देखा जाए तो अकाउंटिंग इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर का सेम ही है। हाँ, फिर अपन ने उसका डिफरेंस देखा कि डिबेंचर्स आर द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो ये अपने डिफरेंस देखा। इनको इंटरेस्ट जो मिलता है वो प्रॉफिट हो या लॉस हो मिलता ही है। शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिविडेंड कब मिलेगा, जब कंपनी को फायदा होगा तभी मिलेगा। प्लस मैंने और एक इंपॉर्टेंट में बताया कि ये जो अपन इंटरेस्ट देते हैं ऑन डिबेंचर्स, ये P&L में डेबिट होता है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट अपने टैक्स के बाद डिविडेंड माइनस होता है। इसके लिए अपन ने FSM में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है कि डेट कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा है अपन ने कि डेट कैपिटल अगर ज़्यादा होता है तो कंपनी का फ़ायदा कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है, ये सब चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। और फिर ये जनरेटर्स अपन ने देख लिए, ये नोट्स टू अकाउंट से कुछ काम करनी है। और डिस्काउंट में वो मैंने अभी जो ब्रेकअप दिखाई है,
ये डिस्काउंट 25 में से 5 माइनस करके मत दिखा रहे हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ऊपर का जो अपन ने क्वेश्चन किया ये वाला, आई होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया है कि जो रिफंड है रिमेनिंग मतलब 750 रिजेक्ट किए, यानी जो 200 है इसको बोलते हैं प्रो रेट अलॉटमेंट। जब भी होता है प्रो रेट अलॉटमेंट वो एडवांस्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट माना जाता है और उसको एडजस्ट किया जाता है। सिमिलर शेयर्स में भी होगा और यहाँ पे भी होगा, तो ये उसमें इंपॉर्टेंट था। तो इतनी सारी चीज़ें आप एक बार आप रिवाइज कर लो एंड फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।